Hello students, this is your first history chapter, The Rise of Nationalism in Europe. हम लोग इस चैप्टर में यूरोप, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उस देश में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूरोप क्या है। यूरोप एक्चुअली आज के समय में तो हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो हम लोग इसमें कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट के बारे में इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी को, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद को डिफाइन किया है। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमें एक पेंटिंग दिखती है। ये देखिए, ये एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग है जो कि फ्रेडरिक सोरे ने बनाई थी। फ्रेडरिक सोरे ये फ्रांस के आर्टिस्ट हैं, जो कि इन्होंने 1848 में बनाई थी। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा आप सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इस पर फोकस करना है। जब हम इस पर फोकस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ झंडे लेकर लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी दे हैव ऑलरेडी पास्ड दिस स्टैचू एंड सम पीपल आर बिहाइंड द स्टैचू और दे आर इन अ क्यू, एक लाइन में है। मतलब क्या है, इस पेंटिंग से सोरे आपको बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि ये जो यूरोप के लोगों ने ये जो एक सपना देखा था, यूरोप के लोगों ने, मतलब हम लोग अब पढ़ेंगे जैसे कि इनमें मुख्यतः क्या कौन कौन सा है। जर्मनी है, जर्मनी जिसका बहुत बड़ा यूनिफिकेशन हुआ था। इसमें हम लोग ग्रीस को पढ़ेंगे, ब्रिटेन को पढ़ेंगे, फ्रांस को पढ़ेंगे, पोलैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सिसिलिया के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे ऐसे देश जिनको डेमोक्रेसी मिलने ही वाली थी या जिनमें राष्ट्रवाद जग रहा था, उनके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। पहले इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं कि ये फिगर क्या बताना चाहती है। नाउ सी, ये स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी आपको यहाँ पर दिख रही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर आगे अमेरिका वगैरह फ्रांस बढ़ चुकी है। कुछ देश जैसे जर्मनी, ग्रीस, ये सब पीछे है, यानी यहाँ से आगे जो बढ़ गए हैं उनको डेमोक्रेसी या दे आर कॉल्ड रिपब्लिक। बट those people who are following them or those who want to go ahead, they are in struggle, नेशनलिज्म की खोज में चले। फ्रेडरिक सोरे के इस पेंटिंग से वो ये बताना चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका दोनों को ही मिक्स करके बता रहे हैं। यहाँ पर यूरोप के लोग अब अमेरिका को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हर सोशल एजेस के लोग आपको मिलेंगे। एजेस मीन टू से, यहाँ पर मीन टू से इज सोशल क्लासेस के लोग मिलेंगे। दे कुड बी हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये जो एरिया है ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे बढ़कर क्या हासिल करना है इनको? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक हासिल करना है। इससे पहले हुआ क्या करता था यूरोप में, मोस्टली इनका कोई भी सीमा नहीं था। यानी आज के समय में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये जो आप लोग दूसरे अलग अलग देश देखते हैं, ये सब क्षेत्रफल में थे, मतलब आप कह सकते हैं प्रोविंसेस में थे। इनके टुकड़ियां बनी हुई थी, कोई किसी पर राज कर रहा है, कोई किसी पर, या कह सकते हैं यहाँ पर एक साम्राज्य गठन चल रहा था, या यहाँ पर सब एब्सोल्यूटिस्ट थे। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब जो मोनार्की रूल को फॉलो करते सिंपली, यानी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं या डिक्टेटरशिप को ही फॉलो करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट। यूटोपियन
यूटोपियन क्या है? ये एक सोसाइटी का विजन था, या सोसाइटी सोचती थी, इमेजिन करती थी कि हम अगर एब्सोल्यूट नहीं होते तो क्या होते? लिबरल होते। अंडरस्टूड? नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज map of Europe. You can see map of Europe in your book only. In figure 3 you will find it. See, यहाँ पर आप जितने भी कंट्रीज देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए किसी के पास डिवाइडेड बाउंड्री प्रॉपरली नहीं है। यहाँ पर एक एम्पायर आप देख रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर, जिसको कि एक क्या कह सकते हैं, टर्किश राजा चलाया करते थे, जिनके अंडर ये सीरिया, पैलेस्टीन, ग्रीस, आर्मेनिया, ये सारे ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र हुआ करते थे। और ऑटोमन एम्पायर को एक मुस्लिम किंग या साम्राज्य चला रही थी, और लोग यहाँ के बहुत ही नाखुश थे। मोस्टली ग्रीस के लोग उनके रीति रिवाजों से या फिर उनके जो साम्राज्य चलाने की प्रक्रिया से नाराज थे। यहाँ पर किंगडम ऑफ द टू, यहाँ पर देखिए द किंगडम ऑफ द टू सिलिस या सिसलिस, यहाँ पर भी आपको सिसलीस के किंग मिलेंगे जो इसके आसपास के इलाकों को चला रहे थे। सो आज के समय में जो यूरोप का आपको मैप दिखता है, ये वैसा नहीं है। ये बहुत पुराना मैप है, जिसमें ज़्यादातर एरियाज़ में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रूसिया को देख रहे हैं, प्रूसिया जो कि पोलैंड के कोई किंग जो इस किंगडम को चला रहे थे। यहाँ पर भी हम लोग बाद में देखेंगे कि प्रूसिया किस प्रकार से जर्मनी के साथ इन्वॉल्व हो करके उसको क्या करती है, यूनिफाइड करती है। सो ये है पूरा मैप, और इस मैप में आपने देखा कि ये काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र है ऑटोमन एम्पायर के कब्ज़े में, जिसको बल्कान भी कहा जाता है। बल्कान के अंदर बहुत सारे एरियाज़ थे जो आज के समय में देश बने हैं। बल्कान के जो क्षेत्र थे, जो आज कुछ देश है, जैसे बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सारे जो देश, रोमानिया, ये सब बल्कान के अंडर आते थे। और बल्कान ऑटोमन एम्पायर के साम्राज्य में था, या ऑटोमन साम्राज्य में था, जिसको एक टर्किश किंग चलाया करती थी। बाद में इन्हीं में से ये सारे देश सबसे पहले यहाँ पर ग्रीस आज़ाद होता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे देश भी अपनी आज़ादी पाने लगते हैं। बल्कान और ऑटोमन के बारे में हम लोग नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में भी पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डील विथ इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसे कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये क्रांति क्यों हुई थी? इसके कई सारे कारण थे। सबसे पहले तो आपको पता ही हो, क्लास 9 में शायद आपने पढ़ा भी है, यूरोप में जो सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ से यूरोप में फर्स्ट शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की। और राष्ट्रवाद क्या होता है? आपको पता होगा कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम भावना होती है, उसको उदार करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। यहाँ नेशन से क्या मतलब है? नेशन यानी देश। ये जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट जो कहते हैं, यानी जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे साम्राज्य है, और वो साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला है किसी को नहीं पता। नेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री के साथ, नियमों के साथ एक देश का होना, और वो देश अपने प्रोसेसिंग से डेमोक्रेटिक बने। और डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र, यानी लोगों का सुने या लोगों के द्वारा जो भी कार्य हो वो किया जाए। जब लोग एक बाउंड्री से
और अपने एक नेता या फिर रिप्रेजेंटेटिव से खुश होकर एक एरिया चुने, दैट इज कॉल्ड नेशन। नेशन स्टेट का मतलब है देश, एक ऐसा देश जिसमें नियम कानून बराबर चले। तो सबसे पहला जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? ये फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। यहाँ पर फ्रांसीसी जो रेवोल्यूशन हुआ था या फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, इसको हमने डिटेल में क्लास 9 में पढ़ा था। उस क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था कि फ्रांस लुइस बोर्बोन से, मतलब उनके जो रूलिंग से असंतुष्ट थे। एब्सोल्यूट जो मोनार्की वहाँ चल रही थी, एब्सोल्यूटिस्ट जो धारा वहाँ चल रही थी, उससे लोग नाखुश थे। सब अपने अपने कैटेगरीज में फ्रीडम चाहते थे। आपने लिबरल्स के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर 3 वहाँ पर क्लास बनी हुई थी। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का उद्देश्य ये था कि उन्हें क्या मिले, राजाओं से या फिर ये जो मोनार्की सिस्टम है इससे आज़ादी मिले और फ्रांस के जो नागरिक है, सिटीजन है, वो आराम से अपने तरीके से जिए, मोनार्की या डिक्टेटरशिप में इन्वॉल्व या डिक्टेटरशिप को उन्हें जो कि उनके लिए एक टॉर्चर था उसको और सहना ना पड़े। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसमें हमने कुछ कलेक्टिव आइडियाज़ देखे थे, यानी हमने देखा कि लोग एक साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहला आइडिया उनका ये था कि वो अपने लैंड को सभी लोग मिलके, जो कि एब्सोल्यूटिस्ट नहीं थे, दे दोज हु वर लिबरल, दे वांट देयर लैंड एज देयर फादरलैंड। और ला पैट्री यानी आवर फादर और आवर फादरलैंड इज फ्रांस, ये कहकर अपने देश को एक परिचय देते थे। जैसे कि हम लोग मदरलैंड बोलते हैं, वैसे वो फादरलैंड बोलते थे। द सिटीजन्स, मतलब 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके, एक थे ला पैट्री और एक थे ले सिटोरिए। इसका मतलब क्या है? इट एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, एकता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये भी एक कम्युनिटी में ही था, यानी समुदाय के रूप में फ्लैग को चेंज किया। ट्राई कलर का फ्लैग उन लोगों ने बनाया, जिसमें से रॉयल स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं था, बस दे वर हैविंग 3 कलर्स ऑन द फ्लैग, नो लोगो, नथिंग वाज देयर। लोगों का मतलब ही है कि कोई चीज़ को मतलब लीडरशिप में ला देना। सो दे रिमूव्ड everything, they only chosen the color, only the 3 color, and the state general was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. New hymns were composed, नए गाने बनने लगे, नए श्लोक, नए स्लोगन्स, सब कुछ नए बनने लगे और ये अपनी मातृभूमि को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जितने भी लोग नेशन के लिए अपना जान दिए थे उनके लिए भी ये लोग हिम्स बनाया करते थे। दे हैव ऑल्सो मेड यूनिफॉर्म लॉ समझते हो ना, सबके लिए एक ही धारा, सबके लिए जो उस बाउंड्री में रह रहे हैं, उस बाउंड्री में रहने वाले हर एक सिटीजन के लिए सेम है, कोई अलग कुछ नहीं है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यू वर एबोलिश्ड, जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ थे यानी जितने भी टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे, रेवेन्यूज़ लिए जाते थे, वो सारे वहाँ से एबोलिश किए गए, हटाए गए। उन लोगों ने अपना एक कॉमन लैंग्वेज बनाया, दैट इज़ फ्रेंच। ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक समुदाय ने अपने देश में लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जागरूकता लाने के लिए ये सब शुरू किया। सबके लिए एक ही चीज़, सबसे पहला कि वो अपने देश को फादरलैंड बोलेंगे और देश में रहने वाले नागरिकों को सिटीजन बोलेंगे, लेस सिटीजन। फ्लैग एक ही तरह का फ्लैग बना जिसमें कोई लोगो नहीं था। इन लोग का जनरल असेंबली जो था वो नेशनल असेंबली बन गया। सब अलग ओथ, अलग गाने, अलग पोएम बनने लगे देश के लिए। यूनिफॉर्म लॉज शुरू हो गए, यानी एक बाउंड्री में रहने वाले जितने लोग हैं सबके लिए एक ही जैसा नियम कानून। इसके बाद जितने भी टैक्सेस वगैरह थे वो सब रिमूव कर दिए गए
फ्रांस के लिए एक ही लैंग्वेज रहा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच। कोई अलग दूसरे तीसरे देश के लोग आकर जो दूसरा लैंग्वेज बोलेंगे ये भी वहाँ पर मंजूर नहीं था। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही थी यूरोप में ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यूरोप के कई और देशों में भी इन इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। फिर वहाँ जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ इटली, यहाँ पर दे हैव स्टार्टेड देयर कैंपेनिंग फॉर फ्रांस। और जैकोबिन क्लब, जिसके बारे में आप जानते हैं, जैकोबिन क्लब की स्थापना इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुई थी, जहाँ पर बैठ के लोग मीटिंग करते थे। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज का मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज नियमों को फॉलो करने वाले लोगों को फ्रेंच आर्मीज कहा जाने लगा। यहाँ पर आर्मी मतलब बटालियन नहीं, यहाँ आर्मी मतलब वे लोग जो इस धारणाओं को कैरी करके दूसरे तीसरे देशों में ले जा रहे थे, इनको कहते हैं फ्रेंच आर्मीज। और ये अपनी मीटिंग कहाँ किया करते थे, जैकोबिन क्लब में। इसी दौरान यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही नेपोलियन का जो कोड था उसको भी रिमूव कर दिया गया। द सिविल कोड ऑफ 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी फ्रेंच में मतलब जब मोनार्की थी उस समय जो भी नियम डाले गए थे वो सारे नियम को हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया। आपके यहाँ पर कुछ फिगर दिया है बुक में। फिगर, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन वेब्रकेन, जर्मनी में एक जगह है जहाँ पर प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी शो किया गया। ये देखिए, एक यहाँ पर एक ट्री के जैसा कुछ है या डंडे के जैसा एक प्लैंक है ऊपर, जिसको ये जो प्लकर समझते हैं आप, ये प्लकर जो ये बोर्ड लिया गया है, इस प्लकर को लगा रहे हैं। और इसमें क्या है, ये एक पेंटिंग है जो कि बनाई गई है जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि ये जो फ्रेंच सोल्जर्स है, दोज हु वर रिकॉग्निजेबल बाय देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म, ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म वाले जो यहाँ पर आपको सोल्जर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीजेंट्स को हैरेस कर रहे हैं। हैरेस मतलब तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वुमेन्स को परेशान कर रहे हैं। सब यहाँ पर लोगों को ऊपर तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर द प्लक या फिर जो प्लकर है, बीइंग एफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी, कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन which is translation reads, take freedom and equality from us, the model of humanity। इसमें लिखा क्या है, take freedom and equality from us, हमसे हमारी आज़ादी और एकता को लेकर देखो, the model of humanity। humanity समझते हो, मानवता, मानवता का प्रतीक क्या है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सो ये प्लाकर में लिखा है। और ये चीज़ इनको लगाने को कौन नहीं दे रहा है, ये जो सोल्जर्स है फ्रांस के। दिस इज अ सरकास्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर्स हु अपोज मोनार्की इन द टेरिटरीज दे एंटर। फ्रांस का जो टेरिटरी है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यानी द कॉमन पीपल और द सिटीजन्स, when they are asking for their freedom and equality, they are not
they are not able to go ahead with their views because of फ्रेंच सोल्जर्स जो मोनार्की के सोल्जर्स थे वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़े। यहाँ पर एक और फिगर दिया गया है, यहाँ पर द courier of Rhineland loses all that he has on his way home from Leipzig. Napoleon here is represented as a postman. नेपोलियन को एज अ पोस्टमैन दिखाया गया है। On his way back to France after he lost the battle of Leipzig 1813 में जब वो युद्ध हार जाते हैं लेप्जिग की। So each letter dropping out of his bag bears the name of the territories he lost. ये जो आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, पेपर्स उड़ रहे हैं, इन शीट ऑफ पेपर्स में हर देश का नाम लिखा गया है जो कि नेपोलियन हार चुका है या जीत नहीं पाया है। सो उसके बाद एक मीटिंग होती है क्लब में, जो 1820 की बात है। यहाँ पर क्लब के रूल्स बताए जाते हैं कि clubs should be silent. Silence is the first commandment of this learned society. जो सोसाइटी बन रही थी फ्रांस में, उनकी सबसे जो भी लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर बनेंगे, सबसे पहला काम है कि साइलेंस को आपको अपना ढाल बनाना है। दूसरी बात यह है कि हर एक मेंबर्स को, क्लब के हर एक मेंबर्स को बात करने की, भाषण देने का और कुछ अपना बोलने का मौका मिलेगा वन बाय वन एज दे एंटर इनटू द क्लब। सो इसके लिए पैनिक नहीं करना है। यानी यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लोग जब बाहर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं या फिर लिबर्टी के लिए जब धरना देते हैं या कोई और काम करते हैं, तो वहाँ पर आकर इन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। कौन? फ्रेंच सोल्जर्स। सो अब उन लोगों ने तय किया है कि हम लोग कोई भी चीज़ बाहर करने से पहले क्लब में मीटिंग करेंगे, और क्लब के इन लोगों ने कुछ कैरिकेचर्स बनाए थे जो कि 1820 में इन्होंने फिक्स किए कि सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम पहला हम लोगों का कमेंटमेंट रहेगा कि वी विल बी साइलेंट एट फर्स्ट। उसके बाद हम लोग अपना स्पीच, अपने जो भी बातचीत है वो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर देखा गया जैकोबिन क्लब में कि लॉट्स ऑफ पीपल वर एंगेजिंग, बिजनेसमैन से लेकर स्मॉल प्रोड्यूसर से लेकर बिग प्रोड्यूसर से लेकर सब लोग आ रहे थे। और नेपोलियन तो ऑलरेडी वो हार की तरफ जा ही रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कि आगे क्या होता है।